हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स जेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इस लेक्चर में हम देखेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा है 2022-23 का AQ2 का क्वेश्चन पेपर। उसको आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीटली सेक्शन ए जो है वो हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे हमें जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डिफाइन देनी है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। एनाटॉमी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस और एनिमल बॉडीज़। बेसिकली हमारा ह्यूमंस और एनिमल बॉडीज़ के स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कितनी उसकी मसल्स है और किस शेप की मसल्स है। बेसिकली हम जो है मतलब स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन। इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हमारा ह्यूमन बॉडी जो है या फिर हमारा एनिमल बॉडी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे हमारा बॉडी में, हमारा ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। हमारा ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, कैसे वो अपना काम कर रहा है, कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो है बेसिक टर्म्स होती है हमारी, जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे हमें जो कोई भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम बताने हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में एज अ केमिकल मैसेंजर वर्क कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे हमने 2 नाम लिखे हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब जो है बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। इसमें हमारा आ जाता है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन। ये सब जो हमारे एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में एज अ केमिकल मैसेंजर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ यूनिवर्सल डोनर। यहाँ पे हमें जो है यूनिवर्सल डोनर का नाम बताना है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यहाँ पे हमारा आ जाता है ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। हमारा ग्रुप ओ जो है वो उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं वो किसी भी पर्सन को मतलब ब्लड दे सकते हैं, मतलब डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म साइनेप्स। यहाँ पे हमें जो साइनेप्स को डिफाइन करना है कि साइनेप्स होता क्या है। साइनेप्स अ जंक्शन बिटवीन 2 नर्व सेल्स अक्रॉस विच इम्पल्स पास बाय डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेसिकली हमारा साइनेप्स होता क्या है? हमारे 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, जहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। बेसिकली हमारा ये, अब हमारा आप इस तरीके से समझिए, ये हमारा एक न्यूरॉन है। अब यहाँ पे हमारा इसका एक्सॉन टर्मिनल होगा और यहाँ पे हमारा जो दूसरा न्यूरॉन होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है इसे हम साइनेप्स कहते हैं। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो हमारा जंक्शन होता है, मतलब जहाँ पे हमारा एक न्यूरॉन जब वो हमारा खत्म हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन जब वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 2 नर्व सेल्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय RH फैक्टर। यहाँ पे हमें जो RH फैक्टर की बात करनी है कि हम RH फैक्टर से क्या समझते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। बेसिकली हमारा RH जो है एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हमारा RH में जो है प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो वो हम कहेंगे कि हमारा ये जो है RH पॉजिटिव ब्लड है। अगर हमारा RH प्रोटीन जो है वो हमारा एब्सेंट होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो हमारा ब्लड है वो हमारा RH नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम जो है ब्लड को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ RH प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे हमें जो 2 मेन फंक्शन बताने हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के। इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन आ जाता है टू ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में से फैट का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हेल्प करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। बेसिकली हमारा ये जो है इन्वेडर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, जैसे हमारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, फंजाई होगी, पैरासाइट्स हो गए, तो इन सबको डिस्ट्रॉय भी करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल्स। यहाँ पे हमें जो है पिगमेंट्स के बारे में बताना है कि हमारे रोड और कोन सेल्स में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमारा रोड और कोन सेल्स हमारा आइज़ के अंदर जो हमारा रेटिना होता है वहाँ पे हमारे ये 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा रोड सेल्स में हमारा जो है रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और हमारा कोन सेल्स में जो है हमारा आयोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर्स, हमारे ईयर्स के अंदर जो बोन प्रेजेंट होते हैं उनके नाम बताने हैं हमें। यहाँ पे हमारा ईयर्स के अंदर जो भी बोन्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारा 3 बोन्स होती है जो कि हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें हमारा फर्स्ट बोन आती है मेलस, सेकंड आती है हमारी इनकस एंड थर्ड आती है हमारी स्टेपेज। तो ये 3 बोन्स है जो कि हमारी ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे हमें बताना है कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। बेसिकली हमारा एक मिनट में हमारा जो हमारा हार्ट है वो कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहा है हमारे वेंट्रिकल से, उन्हें हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये हमारा एवरेज कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हमारा 5 से 6 लीटर पर मिनट होता है। मतलब इतना हमारा हार्ट जो है वो इतना फास्टली वर्क कर रहा है कि हमारा वो 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है हमारा 1 मिनट में। तो ये हमारा एवरेज कार्डियक आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे हमें जो है सेल के पावर हाउस का नाम बताना है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा देखिए बॉडी में हमारा जितने भी सेल्स है सबको एनर्जी मिलती है हमारी ग्लूकोज से। जो भी हम ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं बॉडी में एज अ सुक्रोज या फिर हम कोई और फॉर्म में हम जो भी हम इंटेक करते हैं वो हमारा जो है अंदर जाके बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है और हमारा ग्लूकोज जो होता है वो हमारा मेटाबोलाइज होकर एनर्जी रिलीज करता है। अब हमारा ग्लूकोज जो है वो हमारा पायरुविक एसिड पायरुवेट में हमारा कन्वर्ट होता है। अब पायरुवेट में हमारा वो जो हमारा सिट्रिक एसिड में चला जाता है, तो वो हमारी अलग प्रोसेस है। बट हमारा जितना भी ग्लूकोज है आप इतना समझिए कि जितना भी हमारा बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है वो हमारे बॉडी में जाके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी जो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही निकलती है। तो इसलिए हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो रहा है और मेटाबोलाइज होकर वो जो हमारी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो ज़्यादातर हमारी एनर्जी जो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारी सभी ऑर्गेनल्स के पास जाती है। मतलब पूरे हमारे सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। तो गाइज इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी अपनी चॉइस से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी जो है वो भी हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और फिर हमें जो है उसका एक्सप्लेन करना है उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है वेल लेबल डायग्राम बनाना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हमने कुछ इस प्रकार से बना रखा है। अब इसमें हमें जो है सभी मैकेनिज्म्स को भी शो करना है। इसमें हमारे बेसिकली 2 तरीके के मैकेनिज्म्स शो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के। इसमें हमारा फर्स्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के फर्दर टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारा 3 टाइप्स में बांट रखा है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है डायरेक्ट डिफ्यूजन, जो कि हमारा डिफ्यूजन हो रहा है डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर में से। सेकंड आता है हमारा चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से, और थर्ड आता है हमारा डिफ्यूजन बाय फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स। यहाँ पे हमारा फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स का यूज़ हो रहा है थर्ड वाले में, और यहाँ पे हमारा चैनल प्रोटीन्स का यूज़ हो रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है एटीपी का यूज़ हो रहा है। इसको चलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसमें हमारा आ जाता है फर्स्ट पॉइंट मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मूव्स मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। हमारा मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें हमारा जो भी मटेरियल मूव होता है वो हमारा होता है प्रोटीन की हेल्प से, जिन्हें हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेडिएटेड डज नॉट यूज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। और जितने भी हमारा नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हमारा प्रोटीन का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एटीपी टू ड्राइव सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है एटीपी का यूज़ हो रहा है। हमारा एटीपी जो है वो हमारी कन्वर्ट होगी एटीपी पे, और यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा, वो जो हमारा एनर्जी देगा। अब उस एनर्जी के थ्रू हमारा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, जो हमारा प्रोसेस है वो हमारी होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो है एटीपी का यूज़ होगा, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। मतलब हमारा वैसे जो हमारा नॉर्मली क्या होता है, हमारा हायर कंसंट्रेशन से हमारा सब्सटेंस जाता है लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाएगा। बट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये प्रोसेस जो है वो हमारी उल्टी हो जाती है। ये हमारा जो है लोअर से हायर की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा घर होता है, घरों में हम जो है वाटर को स्टोर करते हैं। तो हम वाटर को स्टोर कहाँ करते हैं, हम वाटर टैंक्स में। अब वाटर टैंक्स हमारे ज़्यादातर जो है मोस्टली हमारे घरों के ऊपर होते हैं, मतलब टेरिस पे होते हैं। तो टेरिस पे हमारे टैंक है, तो वहाँ तक हमें जो है वाटर को ले जाने में हमारी एनर्जी लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पंप का यूज़ करते हैं। मतलब हमारी मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हमारे जो है जो हमारा लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब नीचे से हमारे हायर कंसंट्रेशन, मतलब ऊपर टैंक तक जो हमारा वाटर सप्लाई कर रही है, उसे हम
हम कहते हैं एनर्जी, मतलब वहाँ पे भी हमारा एनर्जी यूज़ होगी, हमारी एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे यूज़ होगी। वही हमारा सेम केस यहाँ पे है। यहाँ पे भी हमें जो है लोअर कंसंट्रेशन से हमें हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना है कोई भी सब्सटेंस को, तो वहाँ पे भी हमारी जो है एटीपी का यूज़ होगा। तो वही हमारी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट अब हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव सब्सटेंस डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद ओनली देयर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि आपने एक बार जो है वाटर को पंप कर दिया है टैंक्स में, मतलब टैंक्स को फुल कर दिया एक बार, फिर आप जो है मोटर को ऑफ कर देते हैं, फिर जो है ऊपर से जो पानी जो होता है, मतलब जो वाटर होता है, वो हमारा पाइप्स के थ्रू ऑटोमेटिक आता है, वहाँ पे हमें जो है एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। तो वही हमारा सेम है यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे भी हमारा जो होता है, हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमारा जो जाएगा, मतलब हमारा जो हमारा हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से हमारा जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा मूव होगा, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे हमारा जो है ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जा रहा है। अब वही सेम प्रोसेस है जैसे हमारे टैंक से वाटर जो हमारा नीचे की तरफ आता है, तो वही हमारा सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी हमारा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ये हमारा कहते हैं हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। अगर आप इसको जो है कोरिलेट करके करेंगे तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से याद कर सकेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है हमारा, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट मूव्स मटेरियल across membrane in small vesicles either by exocytosis और एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमारा जो है सब्सटेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब बेसिकली आपने अमीबा तो देखा ही होगा, अमीबा जिस तरीके से फूड को इनटेक करता है सेम वैसे ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हमारे जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी अंदर की तरफ हो जाती है और फूड को जो है इनगल्फ कर लेती है। अब फूड को इनगल्फ कर लेगी तो वो जो हमारा सेल है उसके अंदर पहुँच जाएगा। तो हमारे सेल के अंदर जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मटेरियल मूव करवाना है तो वो जो हमारा या फिर हमारा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है या फिर हमारा एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी अंदर की तरफ जो है हमारी श्रिंक हो जाती है और वो जो हमारे मटेरियल को इनगल्फ कर लेती है, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी बाहर की तरफ एक जो हमारा ऐसे सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर जो है वेसिकल बना देगी स्मॉल, उसी के अंदर हमारा जो है जो भी हमारा मटेरियल है वो हमारा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और वो जो हमारा सेल के एक सेल से दूसरे सेल तक जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। हमारा ये जो हमारा एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है हमारा मटेरियल जो है हमारे सेल से बाहर जाता है, और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारा मटेरियल जो है वो हमारे सेल के अंदर आता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है हमारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की। तो ये हमारे टोटल 3 मैकेनिज्म्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशंस के। फर्स्ट आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड आता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और थर्ड आता है हमारा वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारा सेलेक्टिवली परमेबल होती है। कुछ सब्सटेंस को वो जो हमारा डायरेक्टली मतलब ट्रांसपोर्ट करने देती है और कुछ सब्सटेंस के लिए हमें जो है वहाँ पे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्रोटीन्स की हेल्प से ही वो जो हमारा जो हमारे लिपिड बाई लेयर जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा लिपिड बाई लेयर। अब लिपिड बाई लेयर जो होती है वो हमारी परमेबल होती है नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए या फिर हमारा अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया या फिर हमारा वाटर हो गया। तो इसके लिए जो हमारा ये जो है परमेबल होती है, मतलब ये जो हमारा डायरेक्टली हमारा कोई भी अगर ऑक्सीजन आइटम जो है वह हमारा यहाँ पे होगा, अगर हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तो वो जो हमारा डायरेक्टली इसको जो है क्रॉस कर पाएगा और यहाँ पे हमारा जो है सेल के अंदर आ पाएगा। तो ये जो हमारा लिपिड बाई लेयर जो होती है वो हमारी परमेबल होती है नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए और हमारा अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज स्पेसिफाइड चैनल्स। बेसिकली हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो कि हमारा लिपिड बाई लेयर्स के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे एम्बेडेड होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। वो जो हमारा स्पेसिफाइड चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं। स्मॉल एंड मीडियम पोलर और चार्ज पार्टिकल्स मूव अक्रॉस इट, मतलब हमारा स्मॉल हमारे जो मीडियम पोलर पार्टिकल्स है या फिर हमारे चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से ही हमारे जो है जो हमारे लिपिड बाई लेयर है या फिर हमारा जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्रॉस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा था, हमारा फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो अनचार्ज पार्टिकल्स है या फिर हमारे नॉन पोलर पार्टिकल्स है वो हमारे डायरेक्टली जो हमारे क्रॉस कर जाते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बट हमारा जो हमारा चार्ज पार्टिकल्स है या फिर हमारा पोलर पार्टिकल्स है उनके लिए हमारा क्या होता है, हमारा वहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब प्रोटीन की हेल्प से हमारा चार्ज पार्टिकल्स और हमारा पोलर पार्टिकल जो है वो हमारा क्रॉस कर जाते हैं हमारे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स अनेबल टू पास थ्रू द
है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं, वो मतलब चैनल्स की हेल्प से भी पास नहीं कर पाते, क्योंकि उनका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से वो जो हमारा ना ही डायरेक्ट डिफ्यूजन कर पाएंगे और ना ही जो है वो चैनल्स, मतलब जो हमारे प्रोटीन चैनल्स हैं उनके थ्रू हमारा जो है क्रॉस कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है, हमारा वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकेंगे। हमारा बेसिकली हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारा वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वेल लेवल डायग्राम भी देख लिया था और फिर हमने जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हमें जो है स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना है एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और फिर हमें जो है वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बेसिकली हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारा बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स इन एडल्ट। हमारे एडल्ट ह्यूमंस में जो होता है हमारे 206 हड्डियाँ होती है। द बोन मास इन द स्केलेटल मेक अप अबाउट 14% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारा टोटल बॉडी वेट जो होता है उसका 14% जो होता है वो सिर्फ हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही वेट होता है। मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी बोन्स है उनका वेट जो होता है वो हमारा टोटल बॉडी वेट का 14% होता है। द स्केलेटल सिस्टम इज क्लासीफाई इन 2 कैटेगरीज। हमने स्केलेटल सिस्टम को हमने जो है 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एक्सियल बोन्स, सेकंड आता है हमारा एपेंडिकुलर बोन्स। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्सियल बोन्स को। एक्सियल बोन्स में हमने फर्दर क्लासीफाई करा है क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम्स, थोरैसिक केज, हायोइड, ईयर ऑसिकल्स। तो ये कुछ हमने जो है क्लासिफिकेशन दी है हमने एक्सियल बोन्स की। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एपेंडिकुलर बोन्स। एपेंडिकुलर बोन्स में हमने 4 क्लासेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, सेकंड आता है हमारा अपर लिम्स, थर्ड आता है हमारा पेल्विक गर्डल और फोर्थ आता है हमारा लोअर लिम्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम के हमें जो है स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट पॉइंट आता है इट आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम, स्पाइन एंड बैकबोन। हम जो है वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉलम, स्पाइन या बैकबोन भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स इन एडल्ट। हमारे एडल्ट में हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें हमारी 26 बोन्स होती हैं, जिसमें से हमारा सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक हमारी 12 होती है, लंबर हमारी 5 होती है, सैक्रल बोन हमारी 1 होती है और कॉक्सिक्स हमारी जो होती है वो हमारी 1 होती है। तो ये जो हमारा एडल्ट में है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन अर्ली इट कंसिस्ट 33 बोन्स। जो हमारा अर्ली स्टेज होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, उसमें हमारा इसमें जो होता है हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमारी 33 बोन्स होती हैं। इसमें हमारा सर्विकल जो होता है वो हमारा 7 है, थोरैसिक जो होती है बोन्स हमारी वो 12 है, लंबर बोन्स हमारी 5 है, सैक्रल बोन्स हमारी 5 है और कॉक्सिक्स बोन जो है वो हमारी 4 है। बेसिकली हमारा सैक्रल और हमारा कॉक्सिक्स उसमें जो हमारे यहाँ पे 5 है वो जो हमारी फ्यूज़ होकर 1 बना लेती है, और वही हमारा जो हमारा कॉक्सिक्स है उसमें हमारी 4 बोन्स प्रेजेंट होती है जो कि हमारा फ्यूज्ड होकर यहाँ पे हमारा जो एडल्ट में आके हमारा 1 बना लेती है। तो हमारा 4 बोन्स जो होती है वो हमारी कंडेंस होकर हमारा फ्यूज्ड हो जाती है और वो हमारी एक बोन का फॉर्मेशन करती है। इट प्रोवाइड सेंट्रल बॉडी सपोर्ट और सेंट्रल बोनी पिलर। बेसिकली हमारा ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारा सेंट्रल बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसको हम जो है सेंट्रल बोनी पिलर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट कंटेन इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। इसमें जो होता है हमारे 2 बोन्स के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि हमारा फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब ये जो हमारे आपकी वर्टिब्रल कॉलम है इसमें हमारा ये वाली बोन जो है वो आपकी ऊपर वाली बोन है और ये वाली आपकी नीचे वाली बोन है। तो आप ये जो हमारा एडल्ट में 26 बोन्स होती है, 26 में से आप कोई भी 2 बोन जो है वो एडजेसेंट बोन को एज्यूम कर लीजिएगा कि ये वाली बोन जो है ऊपर वाली बोन है और ये वाली नीचे वाली बोन है। तो ये ब्लैक और रेड के बीच में हमारे ये जो व्हाइटिश लाइन जो आ रही है ये आपकी जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। मतलब 2 बोन्स के बीच में हमारी जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है जो कि हमारा फाइब्रोकार्टिलेज की बनी होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे आपका जो है 2 बोन्स है, 2 बोन्स को जब अगर आपका कोई भी इंजरी आ गई या फिर कोई भी शॉक लगा तो ये जो है फाइब्रोकार्टिलेज की बनी है, तो ये जो हमारा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी ताकि 2 बोन्स जो वो आपस में टकरा के ब्रेक ना हो। तो ये बेसिकली हमारा जो है प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, मतलब ये जो हमारा शॉक को एब्जॉर्ब करती है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या फंक्शन है उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है इट सपोर्ट द हेड एंड ट्रंक्स। बेसिकली हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारा हेड को और हमारे ट्रंक रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको जो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हमारा कोई भी इंजरी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ना हो। इट प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स, हमारे जितने भी रिब्स है वो हमारी जाके बैकबोन से जाके अटैच है, तो ये जो हमारा अटैचमेंट पॉइंट भी हमारा जो प्रोवाइड करवा रही है हमारे रिब्स के लिए। इट आल्सो हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस, अब हाँ हमारी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें भी हमारा बोन्स प्रेजेंट है, बोन प्रेजेंट है तो उसमें बोन मैरो प्रेजेंट है। अब बोन मैरो में क्या होता है हमारा इरिथ्रोपोइसिस, बेसिकली हमारा इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन को ही हम जो है इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। हमारा इरिथ्रोपोइसिस ज़्यादातर हमारी जो है रेड बोन मैरो में होती है। इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट वेट ऑफ ट्रंक टू द लोअर लिम्स, बेसिकली हमारा जो वेट है हमारे ट्रंक पोर्शन का, उसका जो वेट जो है वो हमारे लेग्स पोर्शन में, मतलब हमारे जो लोअर लिम्स है उनके ऊपर जो हमारा ट्रांसमिट करती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। तो बेसिकली हमारा ऊपर का जितना भी हमारी अपर बॉडी वेट है उसको जो हमारा लोअर बॉडी वेट पे हमारा जो है ट्रांसमिट करती है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के। तो उम्मीद है गाइस आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखी थी और फिर हमने जो है वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द ब्लड कोएगुलेशन। सबसे पहले हमें जो है ब्लड कोएगुलेशन की डिफाइन देनी है। राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन, और फिर हमें जो है ब्लड कोएगुलेशन के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्लड कोएगुलेशन के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन होती क्या है। ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल एंड फॉर्म अ क्लॉट। बेसिकली हमारा ब्लड कोएगुलेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड जो है वो हमारा लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को हम जो है ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो हमारा कोएगुलेशन जो है वो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन ब्लड वेसल इज इंजर्ड। ये प्रोसेस जो होती है वो हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग को जो है रोकने में, बचाव करने में उसमें जो है यूज़ करी जाती है। जब हमारे ब्लड वेसल जो है वो हमारी इंजर्ड हो जाती है, मतलब वो जो है डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस होती है। बेसिकली हमारा ब्लड कोएगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी का एक होमोस्टैसिस मेंटेन करने की एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस को जो हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्लड कोएगुलेशन की स्टेजेस। हमारा बेसिकली हमारे 3 स्टेप में हमारे जो ब्लड कोएगुलेशन होती है। फर्स्ट आता है हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकंड आता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड आता है हमारा क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स। सबसे पहले अब हम बात करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन की। वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन आर्टरीज और ब्लड वेसल डैमेज द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स स्टार्टेड टू कंस्ट्रिक्ट। बेसिकली हमारा जैसे कि आप नाम से ही बता सकते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब जो हमारा वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो हमारा कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्मूथ मसल जो होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है तो वो जो हमारा कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमारा जो है कोलेजन जो है वो हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। अब कोलेजन एक्सपोज होते हैं तो जिसकी वजह से हमारा वेस्कुलर स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस द ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स। ये जो होता है हमारा ब्लड लॉस को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है, बट नॉट फॉर परमानेंट। बट ये जो हमारा परमानेंट प्रोसेस नहीं है, मतलब ये जो हमारा रिवर्सिबल है। ये जो हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन में होता क्या है कि जैसे ये डैमेज एरिया है, अब ये क्या होता है, ये जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे जो है ये कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये जो हमारे इसके पास आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये डैमेज एरिया है वो हमारा कम हो जाएगा, मतलब इसका जो साइज़ है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कम ब्लड जो है वो हमारा एक्सेसिव जो हमारी ब्लीडिंग है वो हमारी कम हो जाएगी, मतलब हमारी ब्लीडिंग जो है वो हमारी कम हो जाएगी बट स्टॉप नहीं होगी। सेकंड आता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, इट ऑकर आफ्टर द वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। बेसिकली हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन होने के बाद होता है, बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ फिब्रिन मैश क्लॉट। बट हमारा जो फिब्रिन मैश क्लॉट है उसके बनने से पहले होता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इट कैन आल्सो रेफर टू एज प्राइमरी हीमोस्टैसिस, और इसको हम जो है प्राइमरी हीमोस्टैसिस भी कह सकते हैं। ये नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कि किस तरीके से हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। इसमें हमारे 2 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आता है प्लेटलेट एडेशन, सेकंड आता है हमारा प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारा आता है प्लेटलेट एडेशन। इसमें क्या होता है, हमारा एंडोथेलियम और हमारा कोलेजन्स, हमारा ये इन दोनों का जो हमारा एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से हमारा प्लेटलेट जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारे डैमेज एरिया पे जाके चिपक जाती है, स्टिक कर जाती हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन में क्या होता है, हमारा प्लेटलेट बिकम एक्टिवेटेड, और फिर हमारा जो है जैसे ही हमारा प्लेटलेट जो है वो हमारी डैमेज एरिया से चिपक जाती हैं, फिर जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने पे क्या करती हैं, दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शन, और ये जो है इस तरीके से अपना जो प्रोजेक्शन जो है उनको एक्सटेंड कर लेती हैं।
एंड रिलीज एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर, और फिर जो है वहाँ पे एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर को रिलीज कर देती है। अब ये एडीपी और हमारा थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर जो होता है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आसपास की जितनी भी प्लेटलेट है उनको इनवाइट करते हैं और उनको भी अटैच करवाते हैं अपने डैमेज एरिया पे। तो वहाँ पे हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटलेट है वो हमारे वहाँ पे अटैच हो जाएंगी, और जितनी प्लेटलेट अटैच होंगी वो अपना प्रोजेक्शन जो है वो एक्सटेंड करवाएंगी, और इस तरीके से यहाँ पे जो है एक जाल तरीके का, मतलब मैश के तरीके का एक जो है क्रिएट हो जाता है स्ट्रक्चर, उसी को हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, तो थर्ड स्टेप आता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स का। क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे दो पाथवेज आते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जैसे ही हमारी इंजरी हुई वो हमारा एक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 7 को 7A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 7A जो है वो हमारा टिश्यू फैक्टर के साथ अटैच होकर वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10A जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, हमारा जैसे कोलेजन जो है एक्सपोज होते हैं वो हमारा एक्टिवेट कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर 12 को 12A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 12A जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 11 को 11A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 11A जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 को 9A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 9A जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। अब इसमें बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, यहाँ से भी हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10A आ रहा है और यहाँ से भी हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10A आ रहा है। अब ये दोनों मिलकर हमें क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर देते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करवाता है, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो हमारा क्या करवाता है, ये थ्रोम्बिन जो है वो हमारा कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, और ये फिब्रिन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो है क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हमने सबसे पहले देखा था ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन होती क्या है, और फिर हमने जो है उसके स्टेजेस देखे थे, डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे जो है 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी अपनी चॉइस से 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है हमारा 7 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी जो है वो हमारा कंप्लीटली 35 मार्क्स का हो जाता है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद लेबल डायग्राम। यहाँ पे हमें जो है एनाटॉमी बतानी है हार्ट की, और उसका एक लेबल डायग्राम बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जिसको हम शॉर्ट में सीवीएस सिस्टम भी कहते हैं, उसमें हमारा हार्ट आ जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स आती हैं। इट मेनली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेसिकली हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो हमारा मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। एंड हार्ट इज वर्क एज पंप टू मेंटेन फ्लो ऑफ ब्लड। बेसिकली हमारे इसमें जो हार्ट होता है वो हमारा एक पंप की तरह एक्ट करता है, जो कि हमारा पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। बेसिकली आप सभी को पता है कि हमारा ब्लड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी ऑक्सीजन है, वो हमारी सभी हमारी कौन रेगुलेट करता है, हमारा ब्लड। वो जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुँचती है, और इस ब्लड को कौन सर्कुलेट करवा रहा है, हमारा हार्ट। तो ये जो हमारा हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी में। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने में और हमारी बॉडी को अलाइव रखने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हार्ट कंटेन 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट में जो हमारे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, फिर आता है हमारा लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसको अभी जो है हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें हमारे जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 हमारे एट्रिया होते हैं और 2 हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स एंड सम हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड वेसल्स जो होती हैं, हमारी जो वो होती हैं नसें जो होती हैं, मतलब हिंदी में नसें कहते हैं। ब्लड वेसल जो होती हैं वो और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है वो जो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि ब्लड प्रेशर हम किसे, मतलब किस प्रेशर को हम जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल होता क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। बेसिकली ये क्या कह रहा है, एक हार्ट बीट स्टार्ट होने से दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट होने तक जो इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब इसमें होता क्या है, कार्डियक मसल डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मसल्स इन द बॉडी। बेसिकली हमारा कार्डियक मसल जो होती है, हमारे हार्ट की मसल जो है वो हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स है सबसे डिफरेंट है। हार्ट मसल्स हैज़ इट्स ऑन इम्पल्स जनरेटिंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी हार्ट मसल जो होती है उसका खुद का इम्पल्स जनरेटिंग मैकेनिज्म होता है, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और खुद ही रिलैक्स हो जाती है, उसे कोई भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। हमारे कार्डियक साइकिल के स्टेजेस देख लेते हैं। टेकिंग 24 बीट पर मिनट एज एन एग्जांपल, ईच साइकिल टेकन अबाउट 0.8 सेकंड्स। बेसिकली हमारा एक कार्डियक साइकिल का हमारा टाइम पीरियड कितना होता है, हमारा 0.8 सेकंड।
इसमें हमारा एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो हमारा 0.1 सेकंड का होता है। फिर आता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो हमारा 0.3 सेकंड्स का होता है। फिर आता है हमारा कंप्लीट डायस्टोल, जहाँ पे हमारा पूरा हार्ट जो है वो हमारा रिलैक्स हो जाता है, वो हमारा टाइम पीरियड होता है 0.4 सेकंड्स। ये जो हमारा कंप्लीट इवेंट है, ये 3 इवेंट जो हमारे एक हार्ट बीट में होते हैं। फिर हमारा जो है इसका टोटल टाइम पीरियड देखें तो हमारा एक जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम पीरियड आ जाता है हमारा 0.8 सेकंड। तो इस तरीके से हमारा हार्ट का जो डायग्राम होता है, यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हमारा हार्ट है, ये हमारे ऊपर वाले जो हमारा एट्रियम है, यहाँ पे हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरीके से हमारे ये जो हमारा चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स जिन्हें हम कहते हैं हार्ट के। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये वीना कैवा है। अब वीना कैवा क्या होती है, जो कि हमारा नीचे से ब्लड लाती है, मतलब जो भी हमारी बॉडी से टिश्यू से हमारा ब्लड आ रहा है वो हमारे सारा आके सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है वीना कैवा के थ्रू। अब ये राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में थ्रू। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा ये जो है यहाँ पे हमारा एक वॉल्व लगी होती है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब ये इसके थ्रू हमारा ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू, हमारा यहाँ से जाएगा लंग्स में। अब यहाँ पे हमारा सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू हमारे लंग्स में चला गया ब्लड। अब यहाँ से हमारे लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है। ब्लड में से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी रिलीज हो जाती है और हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड में आ जाती है। अब वो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लंग्स के थ्रू हमारे यहाँ से आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ से हमारे लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा वो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड जो है वो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है और यहाँ पे हमारा जो है राइट साइड जो है वो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। फिर हमारा बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, ये जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सारा ट्रांसफर हो जाएगा एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, हमारा सारा जो है टिश्यू के पास चला जाएगा और टिश्यू के पास जाके जितना भी उसमें ऑक्सीजन है और जितना भी न्यूट्रिशन है वो अपना जो है सारा टिश्यू को प्रोवाइड कर देगा और फिर से हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा टिश्यू के पास और वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारा जो है वीना कैवा के थ्रू हमारा राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है चलती रहती है। यही हमारी बेसिक एनाटॉमी होती है हमारे हार्ट की, किस तरीके से हमारा जो है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितनी वॉल्व्स होते हैं, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से जाता है। तो ये सब जो है हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आ जाता है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने एनाटॉमी देखी थी हार्ट की और फिर उसके बाद जो हमने वेड लेबल डायग्राम देखा था हार्ट का। अगर आपसे डिफिकल्ट वाला डायग्राम नहीं हो पा रहा है हार्ट का तो आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग इन डिटेल। यहाँ पे हमने जो है हेयरिंग की फिजियोलॉजी बतानी है, किस तरीके से हमारा जो है हेयरिंग प्रोसेस होती है। चलिए अब बात आती है हेयरिंग की। हेयरिंग होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। हेयरिंग इज द प्रोसेस बाय विच ईयर ट्रांसफॉर्म साउंड वाइब्रेशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू नर्व इम्पल्स दैट आर कन्वेड टू ब्रेन। बेसिकली हमारा हेयरिंग होता क्या है, हेयरिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ईयर जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्म कर देता है साउंड वाइब्रेशंस को हमारा नर्व इम्पल्स में और फिर हमारे ये जो नर्व इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन तक कन्वे करी जाती है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है हेयरिंग की। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका हेयरिंग का क्वेश्चन आए या कोई और अदर क्वेश्चन आए एचएपी का, तो आपको वहाँ पे जो है उसका डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स होते हैं हमारे एचएपी में। अगर आप डायग्राम नहीं बना के आएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो ईयर का डायग्राम आएगा, इसमें हमने जो है ईयर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। इनर ईयर में हमारा ये आ जाएगा कॉक्लिया, फिर आ जाता है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारी जो है बोन्स आ जाती है हमारी ईयर्स की, मेलस, इनकस और स्टेपिस। और फिर आ जाता है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारे जो है ये कैनाल आ जाती है और हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके हमारा जो पिन्ना तक पार्ट होता है ये हमारा आ जाता है एक्सटर्नल ईयर में। तो ये हमारा पिन्ना भी हमारा जो है एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो है साउंड वाइब्रेशंस आती हैं और इस तरीके से हमारा ये जो है ईयर के अंदर जाती है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस तरीके से हमारा जो है साउंड वाइब्रेशन जो है वो हमारी नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा पिन्ना रिसीव द साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारा पिन्ना जो है ये वाला पार्ट जो है हमारा ईयर का आउटर पार्ट, वो हमारा जो साउंड वाइब्रेशंस को जो साउंड वेव्स है उसको रिसीव कर लेगा। साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम और फिर हमारा ये जो साउंड वेव्स है वो हमारा ईयर ड्रम तक पहुँचती हैं, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये वाला हमारा जो है ये है हमारा ईयर ड्रम। वाइब्रेशन ट्रांसफर्स टू कोक्लिया विद द हेल्प ऑफ ईयर ऑसिकल्स। हमारा ये वाइब्रेशन जो है यहाँ तक पहुँची है, ये जो हमारा कोक्लिया तक पहुँचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या होती है, हमारी ईयर्स के अंदर जो हमारी 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी मानी जाती है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती है। इसमें हमारा आ जाता है मेलस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 बोन्स हमारी ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं।
अब हमारा जो वाइब्रेशन है वो हमारी कोक्लिया तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपल्स आर प्रोड्यूस इन द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा कोक्लिया जो होता है उसमें हमारा जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही हमारा ये वाइब्रेशन जो है वो हमारे कोक्लिया तक जाएंगी तो हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट है हमारा कोक्लिया के अंदर उसमें जो हमारा रिपल्स आएंगी। रिपल्स क्या होता है हमारा मतलब आप ऐसे समझिए कि लहरें टाइप, मतलब हमारा जब भी किसी भी फ्लूइड पे वाइब्रेशन टकराएगी तो उसमें जो है एक लहरें टाइप जो है जनरेट हो जाएंगी मूवमेंट, तो उसी को कहते हैं हम रिपल्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट इनसाइड द कोक्लिया। अब हमारा कोक्लिया के अंदर हमारा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव्स ड्यू टू रिपल्स। अब हमारा ये जो है रिपल्स क्रिएट हो जाएंगी, लहरें क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो स्टीरियोसील है जिसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं वो जो हमारा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। Ions rust into the top of the hairs causing release of chemical at the bottom of the hair cells। अब जैसे ही हमारा हेयर सेल्स जिसको हम स्टीरियोसीलिया कह रहे हैं वो जैसे ही हमारा मूव होगा तो उसमें से हमारा जो है केमिकल जो है रिलीज होगा उनके बॉटम में। दिस केमिकल बाइंड टू द ऑडिटरी नर्व्स, और वो केमिकल जो है वो हमारा ऑडिटरी नर्व्स के साथ बाइंड करेगा। अब बाइंड करने के बाद क्या आएगा, विच क्रिएट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्रिएट कर देगा विच ट्रेवल्स ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन, और वही सिग्नल जो है वो हमारा ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारा जो है ब्रेन तक जाएगा और वो जो है वहाँ पर जाके अपना मैसेज जो है नर्व इम्पल्स जो है वो हमारा कन्वे करेगा। तो इस तरीके से हमारी जो साउंड वाइब्रेशंस होती है वो हमारी नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और वो हमारी फर्दर ब्रेन तक कन्वे करी जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो हेयरिंग का प्रोसेस होता है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन ब्लड ग्रुप। हमें जो है ब्लड ग्रुप के ऊपर शॉर्ट नोट देना है एंड एक्सप्लेन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और फिर हमें जो है एक्सप्लेन करना है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो इसमें हम स्टडी करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जो कि हमारा ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है कुछ हमारा जो है एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो हमारा बेस्ड होता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के ऊपर। इसमें जो होता है हमारा एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं हम। चलिए देख लेते हैं। Based on presence or absence of antigen A and antigen B, blood group is divided into 4 groups। बेसिकली हमारा एंटीजन प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने जो है यहाँ पे 4 क्लासेस में हमने ब्लड्स को डिवाइड करा है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। तो इन 4 क्लासेस में हमने जो है ब्लड ग्रुप को डिवाइड करा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग ए ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या देखना है, एंटीजन देखना है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो जो हमारा बिलोंग करेगा ए ब्लड ग्रुप से। दिस ब्लड ग्रुप हैज़ बी एंटीबॉडीज इन द सीरम। अब अगर हमारा ए एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होगी उस ब्लड में, बी एंटीबॉडीज। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे डिफाइन दी है हर ब्लड ग्रुप की। अब इसी तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप बी भी आ जाएगा। ब्लड विद एंटीजन बी एंड एंटीबॉडीज ए बिलोंग्स टू बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हमारा एंटीजन देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है एंटीजन देखना है। अगर हमारा एंटीजन बी है तो मतलब वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, हमारा बी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसकी एंटीबॉडीज हमारी ए होगी। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे डिफाइन दी है सभी ब्लड ग्रुप्स की। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए बी ग्रुप एंड सीरम डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें हमारे एंटीजन जो होंगे वो हमारे दोनों प्रेजेंट होंगे। हमारा ए भी प्रेजेंट है एंटीजन में और हमारा बी भी प्रेजेंट है। अगर हमारा ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज जो है वो हमारी कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा यही कह रहा है कि हमारा अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें कोई भी हमारा सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। इफ बोथ एंटीजन आर एब्सेंट एंड ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओ। अगर हमारे दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ। चलिए इसको टेबल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये ब्लड ग्रुप लिखे हैं, यहाँ हमारा एंटीजन लिखे हैं और ये हमारा एंटीबॉडीज लिखी है। आपको सिर्फ एंटीजन देखना है, सिर्फ आप एंटीजन देख के आप बता सकते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपका एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, और वहाँ पे हमारा एंटीबॉडीज कौन सी होगी, उसकी अपोजिट मतलब बी होगी। अगर आपका एंटीजन बी प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप बी होगा और उसकी एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए होंगी। मतलब यहाँ पे हमारा एंटीजन के अपोजिट होगी हमारी एंटीबॉडीज। अगर हमारा एंटीजन में ए प्रेजेंट है तो हमारा एंटीबॉडीज में बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओ की। तो ओ में जो हमारा एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें हमारी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारे एंटीबॉडीज में हमारा दोनों प्रेजेंट होगी, ए और बी। मतलब इसमें हमारी एंटीबॉडीज जो है हमारी एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, आपने
को जो है गलती से बाय मिस्टेक ब्लड ग्रुप ए जो है वो चढ़ा दिया है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीबॉडीज एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। यहाँ पे आप जो है कोई और ब्लड नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ ओ को सिर्फ जो है ओ वाला ही दे सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाय मिस्टेक आपने ब्लड ग्रुप जो है ए चढ़ा दिया है। अब इसमें क्या होगा, हमारा एंटी ए जो है एंटीबॉडीज ए जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो जो है एंटीजन ए को जो है किल करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे एंटीजन ए जो है किल होगा, वो जो है ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि जब भी डॉक्टर्स ब्लड चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है, ताकि वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है हमारा, इसमें जो है एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। अब इसमें हमारा जो है कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, तो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें हमारा एंटीबॉडीज नहीं है। तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो हमारा एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन होएगी नहीं वहाँ। तो ये हमारा एबी जो है वो वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है, बेसिकली ये जो हमारी डिजीज़ होती है न्यूनेटल डिजीज़ होती है, जिसमें हमारा न्यूनेटल जो होता है उसमें जो है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब ये होता क्यों है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक RH प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जिन भी पर्सन में RH प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हम RH पॉजिटिव बोलेंगे, और जिन भी पर्सन में RH प्रोटीन नेगेटिव होगा, मतलब उसमें एब्सेंट होगा, उसे हम RH नेगेटिव बोलेंगे। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्यों है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो हमारा RH नेगेटिव है, बट यहाँ पे हमारा जब फर्स्ट कंसीव करा उसने बेबी को, तो वो जो हमारा फीटस है वो हमारा RH पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा RH नेगेटिव और यहाँ पे हमारा RH पॉजिटिव, ये दोनों में जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मैटरनल सेंसिटाइजेशन टू RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब जो मदर है उसमें हमारा जो है एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी RH पॉजिटिव ब्लड के लिए। हमारा RH पॉजिटिव ब्लड के लिए हमारा जो है मैटरनल मतलब मदर के अंदर जो है एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएगी। फिर क्या हो रहा है इसमें, नेक्स्ट मतलब सेकंड टाइम जब कंसीव करेंगे तो वो अगर वो फीटस भी अगर RH पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है केस बिगड़ जाता है। वहाँ पे जो है इम्यून रिएक्शन जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है मदर के अंदर, जिसकी वजह से जो मदर के जो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब जो ब्लड होता है उसमें जितनी भी एंटीबॉडीज होती है वो जो है धीरे धीरे न्यूनेट्स मतलब जो फीटस है, फीटस की जो आरबीसीज है उसको धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। वो जो है हमारा उसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो यही हमारा कंडीशन होते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को अवॉइड करना है तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट कंसीव हुआ है और हमें पता है कि फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है, उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो डिलीवरी होती है उसके जस्ट इमीडिएटली जो है वहाँ पे anti-RH एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट कर दी जाती है, ताकि वहाँ पे हमारा जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा एंटीबॉडीज जनरेट ना कर सके। तो वहाँ पे हमारा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को अवॉइड करने के लिए। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम भी देख लिया था और फिर हमने जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड। हमें जो है एनाटमी और फिजियोलॉजी देखनी है हमें लिम्फ नोड की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनाटमी ऑफ लिम्फ नोड्स की। सबसे पहले हम जो है लिम्फ नोड की एनाटमी देख लेते हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारा जो है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जिसमें से हमारा लिम्फ जो है इसमें एंटर करता है, और यहाँ पे हमारा जो है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जहाँ से हमारा लिम्फ जो है वो हमारा एग्जिट करता है। तो इस तरीके से इसमें सर्कुलेशन होता है। और ये जो हमारा कैप्सूल होता है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, जो कि हमारा डेंस फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है। यहाँ पे हमारा मेडुलर रीजन होता है सेंटर पे। ये हमारा जो है नोज जो होती है इसे हम कहते हैं हाइलम, और ये हमारा जो है कॉर्टेक्स रीजन होता है। ये सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। इस तरीके से इसका जो है डायग्राम होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी एनाटमी की। प्रिंसिपल लिम्फेटिक ऑर्गन्स इन द बॉडी इज लिम्फ नोड। हमारा बॉडी का जो हमारा प्रिंसिपल लिम्फेटिक ऑर्गन है वो हम कहते हैं लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड आर बीन शेप्ड एंड लेस देन 1 इंचेस। हमारी लिम्फ नोड जो होती है वो हमारी बीन शेप की होती है, और ये जो होती है हमारी 1 इंच से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ईच नोड इज सराउंडेड बाय डेंस फाइब्रस कैप्सूल्स फ्रॉम विच कनेक्टिव टिश्यू इज स्ट्रेंड। ये क्या कह रहा है कि हमारे सभी नोड्स जो हैं, जितने भी बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, सभी जो है वो डेंस फाइब्रस कैप्सूल से घिरी होती हैं। नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। लिम्फ नोड इज एक्ट एज लिम्फ फिल्टर्स। हमारे लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे लिम्फ फिल्टर्स की तरह एक्ट करती है। माइक्रोफेजिस इन द नोड्स रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेब्रिज। मतलब जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिम्फ्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारे जितने भी डेब्रिज प्रेजेंट होते हैं, मतलब डेब्रिज क्या होती है हमारी जितना भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो भी हमारा खराब मटेरियल प्रेजेंट है हमारा लिम्फ्स के अंदर, उसको जो है हमारा लिम्फ नोड जो है फिल्टर कर लेती है। इसलिए हमारा जो है लिम्फ नोड जो है वो हमारा लिम्फ फिल्टर की तरह भी एक्ट करती है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दे हेल्प्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, और लिम्फ नोड जो होती है वो हमारी एक्टिवेट करती है इम्यून सिस्टम को। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे हमारे लिम्फ नोड के। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लिम्फ एंटर्स द कन्वेक्स साइड ऑफ द लिम्फ नोड थ्रू अ नंबर ऑफ एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। इसको हम जो है डायग्राम से रिलेट करके पढ़ते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है लिम्फ नोड का। तो हमारा इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा लिम्फ जो है वो हमारा एंटर करेगा थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब ये जो हमारे जितने भी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है उनके थ्रू हमारा लिम्फ जो है वो हमारा एंटर करेगा लिम्फ नोड के अंदर। सेकेंड पॉइंट आता है द लिम्फ कलेक्ट इन द सब कैप्सुलर साइनस बिफोर मूविंग इनटू द कॉर्टेक्स एंड देन मेडुला। हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा कॉर्टेक्स और मेडुला में जाने से पहले सबसे पहले लिम्फ जो है वो हमारा कलेक्ट होगा सब कैप्सुलर साइनस में, फिर उसके बाद जो है वो हमारा कॉर्टेक्स में जाएगा और उसके बाद देन जो है वो हमारा मेडुला में एंटर करेगा। थर्ड पॉइंट आता है वंस इनसाइड द लिम्फ नोड इम्यून सेल फिल्टर द लिम्फ फॉर पैथोजेंस। एक बार हमारा लिम्फ जो है वो हमारा लिम्फ नोड के अंदर एंटर कर जाए फिर जो हमारे इम्यून सेल जो होते हैं वो हमारे लिम्फ को फिल्टर करते हैं पैथोजेंस के लिए। इसमें आ जाता है हमारा फर्स्ट बी सेल जो है वो रिसाइड होते हैं इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हमारा बी सेल जो है हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड आता है हमारा टी सेल्स मेनली रिसाइड इन द डीप कॉर्टेक्स। हमारे टी सेल जो होते हैं वो हमारे डीप कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आता है हमारा एन इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी जनरेटेड इफ अ फॉरेन पैथोजन इज डिटेक्टेड। अगर हमारा फॉरेन पैथोजन अगर डिटेक्ट हो जाएगा तभी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमारा एक्टिवेट होगा। फोर्थ पॉइंट आता है लिम्फ एग्जिट द लिम्फ नोड थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा लिम्फ जो है वो हमारे लिम्फ नोड को एग्जिट करेगा विद द हेल्प ऑफ एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ये वाली हमारी जो है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल जो है इनके थ्रू हमारा लिम्फ जो है यहाँ से एग्जिट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी फिजियोलॉजी होती है हमारी लिम्फ नोड्स की। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखी थी लिम्फ नोड की। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। हमें जो है वेल लेबल डायग्राम बनाना है सेल का और फिर हमें जो है उसकी ऑर्गेनेलिज और उसके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल का वेल लेबल डायग्राम जो कि आपको एग्जाम्स में ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें आपको जो है सभी जो ऑर्गेनेलिज होती है उसको लेबल करनी पड़ेंगी। इसमें हमारा आ जाता है सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर एनवलप, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस और हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब हमारी जो है ऑर्गेनेलिज होती है जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इन सभी ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस को। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। ये जो होता है हमारा सेल्स के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और ये जो था हमारा लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकंड आता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है हमारा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन जो है वो हमारा बनता है। थर्ड आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो है एटीपी का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली हमारा ग्लूकोज जो है वो मेटाबलाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। फोर्थ आता है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को हम जो है सोसाइटल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं टिश्यूज़ को और सेल्स को। इसका मेन फंक्शन होता है ये जो है डाइजेस्ट करवाता है डैमेज टिश्यू को और सेल्स को, तो ये इसका मेन फंक्शन है। फिफ्थ आता है हमारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या करवाता है? इट ऑर्गेनाइज द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेसिकली हमारा सेल डिवीजन के दौरान जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उसको जो है ऑर्गेनाइज कराता है हमारा सेंट्रियोल्स। अब यही रीज़न है कि हमारा हार्ट में कैंसर नहीं होता, क्योंकि जितने भी हमारा मायोकार्डियल सेल्स होते हैं उसमें हमारा जो है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब सेंट्रियोल्स नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा स्पिंडल फाइबर्स एब्सेंट होंगे। अब स्पिंडल फाइबर्स नहीं होंगे तो वहाँ पे हमारा सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, और हार्ट के सेल्स में सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। इसी वजह से वहाँ पे हमारा जो है ट्यूमर या फिर हमारा कैंसर नहीं हो पाता। तो यही रीज़न है हमारा हार्ट में हमारा कैंसर क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे हमारा सेंट्रियोल जो है वो हमारे एब्सेंट होते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या है? ये जो हमारा पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। सेवंथ आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स। बेसिकली हमारा न्यूक्लियस जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। एट्थ आता है हमारा फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या करवाता है? हमारा फ्लैजिलम जो होता है वो हमारा बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा लोकोमोशन में या फिर मूवमेंट में हेल्प करवाता है। नाइन्थ आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है सेल को, और एक जो है डेफिनाइट शेप और साइज जो है वो प्रोवाइड कराती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। टेंथ आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? वैक्यूल जो है बेसिकली हमारा वाटर को स्टोर करता है या फिर हमारा फूड को स्टोर करता है। तो हमारा बेसिकली कोई भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए हमारे क्या होता है? वैक्यूल्स।
तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और इस क्वेश्चन में हमने वेल लेवल डायग्राम देखा था सेल का और फिर हमने उसके जो है फंक्शंस के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोसिस। हमें जो माइटोसिस के ऊपर शॉर्ट नोट देना है। अब माइटोसिस की बात करें अगर हम, तो माइटोसिस में हमारा बेसिकली 4 मेन फेजेज होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रोफेज, सेकंड आता है हमारा मेटाफेज, थर्ड आता है हमारा एनाफेज और फोर्थ आता है हमारा टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद जो हमारा सेल जो होता है वो हमारा साइटोकाइनेसिस में चला जाता है और जिसके बाद हमारा सेल जो है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर वो फर्दर जो है वो ग्रोथ में चला जाता है। चलिए बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में होता क्या है, क्रोमेटिन्स कंडेंस एंड मेकिंग द क्रोमोसोम विजिबल। अब क्रोमेटिन्स जो है हमारे कंडेंस हो जाएंगे और हमारा क्रोमोसोम जो है वो हमारा विजिबल हो जाएगा। अब कई बुक्स में हमारा प्रोफेज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। यहाँ पे हमारा अर्ली प्रोफेज में हमारा जो है क्रोमोसोम जो है वो हमारे विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा लेट प्रोफेज की बात करें तो लेट प्रोफेज में हमारा जो है न्यूक्लियर एनवलप जो है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे जो भी सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारे अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और वो जो हमारा स्पिंडल फाइबर्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है लेट प्रोफेज की इमेज जो है हमारी इस तरीके से बनेगी। ये हमारी है लेट प्रोफेज की इमेज। फिर हमारा लेट प्रोफेज जो है वो हमारा फर्दर ग्रो करेगा और वो हमारा जाएगा मेटाफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स बिकम अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। जो भी हमारे क्रोमोसोम्स है वो हमारे इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। फिर हमारा मेटाफेज जो है वो धीरे धीरे एनाफेज में जाता है। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स एंड द रिजल्टेंट डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब बेसिकली हमारा ये क्या कह रहा है कि हमारे जितने भी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट होंगे और वो जो हमारा जो रिजल्टेंट डॉटर क्रोमोसोम्स है, ये वाले हमारे रिजल्टेंट डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, वो जो है अपने अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा इक्वेटोरियल पे था फिर धीरे धीरे ये सेपरेट होना स्टार्ट हुआ इस तरीके से। अब ये सेपरेट होने के बाद जो है धीरे धीरे अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा एनाफेज में आ गया है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारा एनाफेज होता है वो धीरे धीरे टीलोफेज में जाना स्टार्ट कर देता है। टीलोफेज में क्या होता है, हमारा डॉटर क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स। ये जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से पोल्स के पास पहुंच जाएंगे एंड फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई। और फिर जो है हमारे इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो हमारा एनाफेज है वो हमारा टीलोफेज में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी इमेज जो है वो हमारी टीलोफेज की है। नेक्स्ट अब ये जो टीलोफेज है वो हमारा साइटोकाइनेसिस में चला जाता है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेपरेट हो गया है, बट हमारा जो सेल है वो भी सेपरेट होना बचा है। तो वो जो हमारा सेल जो सेपरेट होता है वो हमारा होता है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और यहाँ से हमारा सिंगल सेल से यहाँ पे हमारा जो है डबल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक तो हमारा न्यूक्लियर कन्वर्ट हुआ था, बट यहाँ पे हमारा कंप्लीटली सेल जो है वो हमारे डबल मतलब डिवाइड हो जाते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है और हमारा जो सेल है वो भी हमारा कंप्लीटली ऑर्गेनेलीज के साथ डिवाइड हो चुका है। अब ये जो साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड कर रहे हैं वो सेल जो है वो ग्रो करेंगे और वो जाएंगे इंटरफेज में। इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। यहाँ पे हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो चुका है और सेल जो है वो दोबारा माइटोसिस के लिए तैयार हो चुका है। मतलब वो जो है तैयारी करता है, दोबारा वो जो है प्रोफेज में जाएगा, फिर मेटाफेज में जाएगा, फिर हमारा एनाफेज में जाएगा और फिर हमारा जो है टीलोफेज में जाएगा। तो ये साइकिल जो है इस तरीके से चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं माइटोसिस। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने माइटोसिस को डायग्राम के थ्रू समझा था। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे हमें जो है आई की बेसिक एनाटॉमी को डिफाइन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। हमारा ह्यूमन आई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। इट कन्वर्ट लाइट रेज इनटू इम्पल्स। ये जो हमारा लाइट रेज को कन्वर्ट करती है इम्पल्स में एंड फॉर्म इमेज इन द ब्रेन, और हमारे ब्रेन में जाके एक इमेज को क्रिएट करती हैं। इट इज स्फेरिकल इन शेप, और ह्यूमन आई जो होता है वो हमारा स्फेरिकल शेप की होती है। द आई कंटेन 3 लेयर्स। आई के अंदर जो है 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। हमने लेयर्स के अकॉर्डिंग आईज को डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में। आप अगर इसको फ्लो चार्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको जो है मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसमें हमारा आउटर लेयर में हमारा आ जाता है स्क्लेरा एंड हमारा कॉर्निया। इसमें क्या होता है हमारा, इट इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो होते हैं हमारे आउटर लेयर जो होती है वो हमारी एपिथेलियल सेल से बनी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिडल लेयर की। मिडल लेयर में क्या होता है हमारा, इसमें आ जाता है कॉरॉइड, आइरिस, लेंस और प्यूपिल। ये हमारी 4 चीजें आती है हमारी मिडल लेयर में। इट इज कंपोज्ड ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, और ये जो हमारी वस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनर लेयर्स की। लेयर में आ जाता है हमारा रेटिना। इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू। हमारा रेटिना जो होता है वो हमारा नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है। चलिए एक एक करके सभी लेयर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है आउटर लेयर। आउटर लेयर में हमारा फर्स्ट पार्ट आता है स्क्लेरा। इट इज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द आई। ये जो हमारा वाइटेस्ट पार्ट होता है हमारा आई का, विच वी कैन सी एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, जो कि हम आईज के सामने से देख सकते हैं।
इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप एंड प्रोटेक्शन, और ये जो होता है हमारा एक प्रॉपर शेप देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी आई को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉर्निया की। इट इज ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आईज, ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, फिल्ड विद द एक्वस ह्यूमर फ्लूइड एंड इट इज मेन फंक्शन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज ऑन द लेंस। बेसिकली इसमें कॉर्निया में जो होता है हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो होता है फिल्ड होता है, और ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन करवाता है लाइट का। बेसिकली हमारी जो सामने से लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारे लेंस के ऊपर, ये कॉर्निया का हमारा मेन फंक्शन होता है। सेकंड आता है हमारा मिडल लेयर। मिडल लेयर में हमारा फर्स्ट पार्ट आता है कोरॉइड। कोरॉइड में क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, ये जो हमारा वस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना होता है, विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्क्लेरा, जो कि हमारे जस्ट स्क्लेरा के पीछे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस इज द पिगमेंटेड सेल्स। आइरिस जो होता है हमारे पिगमेंटेड सेल्स होते हैं प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया, ये जो होता है हमारा कॉर्निया के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोवाइड द कलर टू द आई, और ये जो हमारा आईज को कलर प्रोवाइड करते हैं, एंड कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, और हमारा आइरिस जो है वो हमारा प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। थर्ड आता है प्यूपिल। प्यूपिल होता क्या है, प्यूपिल इज द हॉल विच कंट्रोल द लाइट रेज कमिंग इन द आइज। बेसिकली प्यूपिल जो है एक हॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट रेज जो है वो आई के अंदर आएंगी। प्यूपिल डायलेट एट नाइट ऑफ डिम लाइट। बेसिकली नाइट टाइम में हमारा जो प्यूपिल जो है वो हमारा डायलेट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो है वो हमारी आइज के अंदर एंटर कर सके। एंड प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट एट डे टाइम, और डे टाइम में क्या होता है, हमारा प्यूपिल जो है वो हमारा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि हमारी एक्सेस लाइट जो है वो हमारी आइज के अंदर एंटर ना कर सके। फोर्थ आता है हमारा सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स में क्या होता है, इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोरॉइड्स लेयर। हमारा कोरॉइड लेयर जो होती है उसका एंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिलेरी मसल, विच कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस। अब सिलेरी मसल जो होती है वो हमारा लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। फिफ्थ आता है हमारा लेंस। इट इज़ बाइकन्वेक्स लेंस। हमारे आइज़ के अंदर जो है बाइकन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर फोकस। बेसिकली आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है तो वहाँ पे हमारा जो लेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिलेरी मसल्स। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा लेंस को कौन कंट्रोल करता है, हमारे सिलेरी मसल्स। तो इसी के साथ हमारा मिडल लेयर जो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है इनर लेयर। इनर लेयर में हमारा आ जाता है रेटिना। रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यूज। रेटिना जो होता है हमारा नर्व टिश्यूज से मिलकर बना होता है, प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द आइज। जो हमारा रेटिना जो होता है हमारा आइज के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। द मेन फंक्शन इज कन्वर्ट लाइट रेज इनटू इम्पल्स। बेसिकली हमारा रेटिना करता क्या है, ये जो हमारे लाइट रेज को कन्वर्ट करता है इम्पल्स के अंदर। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना। रेटिना के अंदर दो तरीके के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रोड सेल्स, सेकंड आता है हमारा कोन सेल्स। रोड सेल्स, रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट एक्टिव एट नाइट। हमारा रोड सेल्स में हमारा रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और रोड सेल जो होते हैं वो हमारे नाइट टाइम में जो है एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोन सेल्स। कोन सेल्स में जो है हमारा आयोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड इट इज एक्टिव एट डे टाइम। अब हमारा कोन सेल जो है हमारा उसमें आयोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये जो हमारा डे टाइम में एक्टिव होते हैं। तो ये हमारे दो सेल्स होते हैं जो कि हमारे कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। और इस क्वेश्चन में हमने बेसिक एनाटॉमी देखी थी आई की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का 2022-23 का AKTU का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लिए है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।